नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की हेडलाइंस क्या हैं। 6 दिसंबर को मनी बाबा साहेब की पुण्यतिथि, देश ने किया याद, संविधान के पिता कहे जाते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। पेरिस क्लब ने दी श्रीलंका को राहत, कर्ज चुकाने में मिला समय, कर्जदार देशों को समाधान मुहैया कराता है पेरिस क्लब। और भारत में आयोजित हुई एनएसएस की मीटिंग, सेंट्रल एशिया के देशों ने लिया हिस्सा, भारत ने पहली बार की मेजबानी। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं आप, तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आइए शुरू करें खबरों को। पहली खबर है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बायोसाइंसेज एंड केमिकल टेक्नोलॉजी 2022 आयोजित की गई थी। ये कॉन्फ्रेंस श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित की गई थी। इस मौके पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में बायो इकोनॉमी की स्थिति पर प्रकाश डाला। इसके मुताबिक पिछले 8 सालों में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ी है। भारत की बायो इकोनॉमी साल 2014 में $10 बिलियन से 2022 में $80 बिलियन पर पहुंच गई है। अकेले 2021 में प्रतिदिन 3 बायोटेक से संबंधित स्टार्टअप्स का गठन किया गया है। भारत की बायोटेक इंडस्ट्री ने रिसर्च और डेवलपमेंट पर ही तकरीबन $1 बिलियन खर्च किया है। आने वाले सालों में भारत बायोटेक इकोसिस्टम के टॉप 5 देशों में शामिल होगा। भारत में बायो इकोनॉमी के तेजी से वृद्धि करने के कुछ 5 कारक बताए गए हैं। इनमें पहला है भारत की विविध जनसंख्या और जलवायु जोन्स, दूसरा है टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल, तीसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वहीं चौथा है बायो प्रोडक्ट्स की तेजी से बढ़ती मांग, और पांचवा है भारत की बायोटेक के क्षेत्र में सफल अर्थव्यवस्था। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के अनुसार जैव अर्थव्यवस्था को जैविक संसाधनों के उत्पादन, उपयोग और संरक्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें संबंधित ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सूचना और उत्पाद शामिल है। इसमें सतत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के मकसद से सभी आर्थिक क्षेत्रों को इस संबंध में जानकारी, उत्पाद, प्रक्रियाओं और सेवाएं प्रदान की जाती है। 6 दिसंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर जाना जाता है। BR अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। वे एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन मध्य प्रांत के महू छावनी यानी अभी जो वर्तमान मध्य प्रदेश है उसमें महार जाति के एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने जीवन भर सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी। हिंदू धर्म में मौजूद अस्पृश्यता के सिद्धांत से व्यथित होकर अक्टूबर 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया और नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का पिता कहते हैं। वे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने। हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 1930 से 1932 तक लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने हिस्सा लिया। 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों की शिक्षा और संस्कृति को बढ़ाने के लिए थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्म नाम से किताब लिखी। लंबे समय से वित्तीय संकट को झेल रहे श्रीलंका को कुछ राहत मिली है। दरअसल पेरिस क्लब ने श्रीलंका के कर्ज संकट को सुलझाने के लिए एक फॉर्मूला दिया है। इसमें कर्ज को चुकाने के लिए 10 सालों की मोहलत दी गई है। साथ ही 10 साल के बाद 15 सालों का समय कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने के लिए दिया गया है। पेरिस क्लब ने अन्य देशों से भी श्रीलंका के कर्ज में हेयर कट करने का प्रस्ताव किया है। गौरतलब है कि चीन और भारत पेरिस क्लब के सदस्य नहीं हैं, जबकि श्रीलंका ने 50% कर्ज इन्हीं देशों से लिया है। आपको बता दें कि पेरिस क्लब 22 देशों का एक समूह है। इसका गठन साल 1956 में हुआ था। यह कर्ज चुकाने में समस्या का सामना कर रहे देशों को समाधान मुहैया कराने का काम करता है। इसका मुख्य मकसद विकासशील देशों की कर्ज की समस्या का समाधान निकालना है। भारत इसके एडहॉक पार्टिसिपेंट्स में से एक है।
नई दिल्ली में पहली बार इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ NSAs का आयोजन किया गया। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान देशों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से NSA अजीत डोवाल ने मेजबानी की। उन्होंने शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध सेंट्रल एशिया को सभी के लिए जरूरी बताया। आतंकवाद को पोषित करने के लिए सबसे बड़ा जरिया है वित्त। अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो सबसे पहले टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर रोक लगानी होगी। सेंट्रल एशिया के देश हमेशा से भारत के लिए मुख्य प्राथमिकता में रहे हैं। भारत यहां निवेश और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर बल देता है। इस मौके पर अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, NSC यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से सीनियर ऑफिशियल होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक त्रिस्तरीय संगठन है। इसका गठन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा किया गया था। इसके सदस्य गृह, रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने का कार्य करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSC की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री का प्राथमिक सलाहकार भी वो होता है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ NSAs का आयोजन भारत में पहली बार किया गया है। यह आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, शिमला या फिर जम्मू? अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरिस क्लब कर्जदार देशों को समाधान मुहैया कराने के लिए काम करता है। भारत पेरिस क्लब का स्थायी सदस्य है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए अब जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, PM गति शक्ति योजना संबंधित है कनेक्टिविटी से, रक्षा उपकरणों से, ऊर्जा क्षेत्र से या फिर आत्मनिर्भर भारत के कंपोनेंट से? सही जवाब है विकल्प ए यानी कनेक्टिविटी से। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक संवैधानिक संस्था है। इसे 102वें संशोधन अधिनियम 2018 के जरिए संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है विकल्प सी यानी दोनों। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस प्रोग्राम को शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल इतना ही। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।